हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोगों का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग ये कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हमको पता है कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर तीन तरह के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं। इसमें से करंट हमेशा जो है कंडक्टर में फ्लो करता है, और जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें भी करंट फ्लो करता है, लेकिन उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। तो उसके बारे सेमी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा नॉलेज के लिए हम लोग जो है लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे अपने आप को सिर्फ कंडक्टर तक में रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडक्टर बॉडी है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स शुरू में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम लोग उसमें एक बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी लगाने से क्या होता है कि अभी सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी लगी है और ये बैटरी जो है वो ऑफ स्टेट में है। ये बैटरी में अभी जो है हमारे पास हम लोगों ने बैटरी लगाई है यहाँ पे ये, और बैटरी अभी ऑफ है, ये स्विच ऑफ है अभी। ठीक है, तो अभी कोई भी मोशन नहीं होगा, ये रैंडम मोशन करेगा। तो ये लिखा है व्हेन स्विच इज ऑफ देन द इलेक्ट्रॉन्स आर डू random motion, therefore there is no net flow of electron. But what happen when we on the switch? As we on the switch, then all the free electrons are start moving toward the positive terminal of the conductor. अब हमको जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो यही जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दैट इज द कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मोशन ऑफ चार्ज होता है दैट इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन दी, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब इसमें हम लोग सपोज कर लें कि किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, जैसे हम लोगों ने ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर हम सपोज कर लें कि इन डेल्टा टी टाइम, दिस इज द डेल्टा टी टाइम, जिस डेल्टा टी टाइम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो होके जा रहा है। अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होके जा रहा होगा तो हम लोग जो करंट डिफाइन करेंगे वो ऐसे डिफाइन करेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब अगर हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस, तो ये डेल्टा टी जो हम लोगों ने लिखा था उसको हम लोग टेंडिंग टू जीरो कर लें, तो ये हो जाएगा डी डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर दिस आई इंस्टेंटेनियस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। फिर हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट, तो यूनिट ऑफ करंट होता है यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, तो कूलम पर सेकंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर, एंड दिस एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, और जो कूलम होता है वो हमारा डिराइव्ड यूनिट होता है। तो इसलिए हम लोग कूलम इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड, जिसमें एम्पियर भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट इन एसआई सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में भी इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोट। Biot is the unit of current in CGS system. 1 ampere is equal to 0.1 biot. इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, द इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि द क्वांटिटी विच हैव द वेक्टर एंड विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ये गलत है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को हमेशा वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो होना भी बहुत जरूरी है। अगर वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं होता है तो उसको हम लोग कभी भी वेक्टर नहीं कह सकते। जैसे करंट में हम लोग अभी आगे देखेंगे कि करंट जो होता है वो उसमें वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं होता है, जिसकी वजह से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ there are the two types of direction in the current. The first is called the conventional electronic current, and the second one is called the conventional current. Okay, there are the two types of current, electronic current, electronic current and conventional current. What are the difference between these two, electronic current and conventional current? Let's explain. Suppose this is a conductor and there is a battery and a switch. Okay, and we on the battery like this. When we on the battery, then we know that all the free electrons start moving. All the free electrons start moving along this direction, because this terminal is positive
and this terminal is negative, so that all the electrons are start moving toward positive terminal, this terminal. That means from right to left. But now see that there are two different current. When the electron are moving, then we call electronic current, and the opposite direction to the current, the opposite direction to the motion of electron is called conventional current. Okay, the motion of electron, the motion of electron is called conventional current. Sorry, it's called electronic current. And the direction opposite to electronic motion, yeah, direction opposite to electronic current is called conventional current. This is your first point and this is your second point. That means when the electron move from negative to positive, that is the electronic current. And when the current move from positive to negative, then it is called the conventional current. Okay. नाउ अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन बताई है इलेक्ट्रॉनिक करंट की और कन्वेंशनल करंट की, डायरेक्शन नहीं बताया। डायरेक्शन अब हम बताने जा रहे हैं। डायरेक्शन में क्या मतलब है? द इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन के लिए काम कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव outside the battery and negative to positive inside the battery. That means this is a very important term. This is very important term. Okay, the direction of electronic current is from positive to negative outside the battery and negative to positive inside the battery. That means whenever these the electrons are moving like this, because electrons are starting from like electrons are starting at from this end. The electron move in this direction, then electron move in this direction, then electron entered from negative from this terminal, and then it is a move along this terminal, move to this terminal, और फिर वो यहाँ से होते हुए और बैटरी के अंदर जाएगा, और बैटरी के अंदर वो रुकेगा नहीं, बैटरी के टर्मिनल पे वो रुकेगा नहीं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंट्री करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा हमने लग रहा है गलत यहाँ पे डिस्कस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट में द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द बैटरी। दैट मीन्स इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द बैटरी एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द बैटरी। वो मैंने शायद ऊपर गलत लिख दिया था। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द बैटरी। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे वो निगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव में एंट्री करेंगे बाहर, और इनसाइड द बैटरी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और निगेटिव तक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पूरे में मूव कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये आएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट direction of conventional current is starting from positive terminal of battery
and at negative terminal of battery. Okay, that means if we have this conductor and this is the battery, then the electrons are moving like this, all the free electrons are moving like this, and therefore this is the electronic current, this is the direction of electronic current. The red ink is direction of electronic current. This is electronic current. This is electronic current. But what about conventional current? The conventional current starts from positive terminal and end at a negative terminal outside the battery and from negative to positive inside the battery. तो हम वो भी लिख दे रहे हैं, outside the battery and from negative to positive inside the battery. तो इससे आपको ये भी मालूम चलता होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is opposite to the direction of electronic current. इसमें हम लोग एक चीज और जो ऐड कर सकते हैं, अगर हम लोग आप लोग समझ में आए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है, जिसकी वजह से कंडक्टर के दोनों एंड पे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इंट्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बैटरी की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. तो अगर हम सपोज कर लें, हम ऐसे देखें कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी kept some electrons here. So we know that the electrons are moved opposite to the direction of electric field. All the electrons are negative charge, move opposite to the direction of electric field. But the current moves along the direction of electric field. The current moves along the direction of electric field. Similarly, if we have a positive charge, if we have positive charges, and these positive charges are also kept in the electric field, then due to positive charge they move along the direction of electric field. Therefore the direction of positive charge is along the direction of conventional current. इन शॉर्ट हम ध्यान दें, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही के अलॉन्ग होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ conventional current is along the direction of motion of positive charge in electric field and opposite to the direction of motion of negative charge in electric field. Opposite to motion of negative charge in electric field.
नाउ अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने जैसे पीछे देखा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है या मटेरियल है और हमने उसमें एक बैटरी लगाई हुई है, तो जब बैटरी को ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन along the positive terminal of battery. The electron are moved like this. All the electrons start moving along like this, along toward the for the left. Suppose if the all electrons are moving in the left direction, then at some time the electrons are emerge out. All electrons are emerging from this terminal, this wire. जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले वायर में चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जितने भी जो कंडक्टर है उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर एंट्री करेगा तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। मतलब ये कहने का है कि एक इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस वाले वायर में गया, तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में आएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी में आएगा तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, नेगेटिव से बाहर निकलेगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इस टर्मिनल में अंदर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो मटेरियल हमने लिया है, इस मटेरियल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स, वो कभी ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, जिसके से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो होगा क्या कि जब करंट फ्लो करेगी तो जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो कंडक्टिंग वायर है, उसके ऊपर कोई भी परमानेंट चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? द करंट इन द conductor, the current is caused by electron. The number of electron and proton in a conductor is same. Hence, the net charge in a conductor carrying current is zero. तो कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। Now suppose the wire or the conductor is like this. This is the three different cross sectional, three different wire of different cross section. This is the first wire, this is second wire, and this is third wire. And suppose the current, the conventional current, whenever we talking about the current, that means it is conventional current. यहाँ पे कोई current flow कर रही है, इसमें I. The I current is entered from the first conductor. So the question is, what is the amount of current in the second and the third? Okay, we are talking about if the current entered from the first conductor is I, the current entered in the first conductor is I, then what is the amount of current in the first, second conductor and third conductor? Because the area of cross section is decreases from 1 to 2 and 2 to 3. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि हमको ये चीज याद रखनी है कि अगर एंड टू एंड इस तरह से हमारे पास कंडक्टर्स को ऐड कर दिया जाए, द करंट इन ऑल द सिचुएशन इज आई, द इन फर्स्ट conductor it is I, in second conductor it is I, and in third conductor it is also been I. बिकॉज जितना करंट यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही, जितना मान लीजिए यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज कर लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, जब ये 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंट्री करेगा तो ये इसके अंदर रुक नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये छोटा वाला वायर हो गया है, छोटा प्रोसेशन हो गया तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन जाए, नहीं, यहाँ से भी सारे के सारे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले वायर में एंट्री करेंगे। अब जब दूसरे वाले वायर से तीसरे वाले वायर में जाएंगे तब भी सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन टाइम फर्स्ट वायर में एंट्री किया तो वही 100 इलेक्ट्रॉन उसी इंटरवल ऑफ टाइम में सेकेंड वाले वायर में जाएंगे और वही उतने ही इलेक्ट्रॉन उसी इंटरवल ऑफ टाइम में थर्ड वाले वायर में जाएंगे। तो करंट सेम रहेगी। तो करंट इज नॉट चेंजेस इन ऑल द कंडक्टर हैविंग द डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। For a given conductor, current does not change with change in cross-sectional area. If we suppose this is current I1, this is current I2, and this is current I3, then we say that I1 is equal to I2 is equal to I3. The current in all the conductor are same, irrespective of the area of cross-section. Now, the next topic is current density. इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है आई, ये आपको दिख रहा होगा। अब जो इसमें करंट फ्लो हो रही है तो दैट मीन्स ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर हम इसको देखें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम लोग ए ले लें, एरिया इज ए।
तो हम लोग जब करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो करंट अपॉन एरिया, दैट इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम लोग उसको सपोज कर सकते हैं कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड करंट डेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको और अगर हम लोग वेक्टर में डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग फिर इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए करंट आई जा रही है, हमने क्या किया, इसका एकदम छोटा सा एरिया कंसिडर किया, एंड दिस स्मॉल एरिया वेक्टर इज रिटन एज डी ए, वेक्टर डी ए, and this is written as vector dA n cap, vector dA या dA n cap, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमको करंट डेंसिटी डिफाइन करनी होगी तो द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, अब इसमें से जो करंट जा रही होगी इतने अमाउंट में, वो कम करंट जा रही होगी, सपोज दिस इज डी आई, तो डी आई अपॉन डी ए एन कैप, ओके। अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे डी ए, इसको हम वेक्टर लगा देते हैं जे डी ए एन कैप। अब यहाँ से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इतने में से डेफिनेशन क्या देंगे इसकी, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग अ पॉइंट। पॉइंट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी याद रखने वाली बात है कि जो हम लोग यहाँ पे जो एरिया लेंगे इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो एरिया का सरफेस होना चाहिए वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, जो चार्जेस मूव कर रहे होंगे, उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द एरिया इज normal to the direction of flow of charge। through that point। if the surface is not perpendicular, सपोज हमारे पास जो वायर है वो कुछ इस तरह का है जिसका सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये हमारा वायर है और जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा करंट इसके अंदर से आई करंट पूरे में एंट्री कर रहा है, और ये जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से, जिसका क्या होगा कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर हम लोग छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए लेंगे तो वो डी ए का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और जो करंट जा रही है वो इस तरफ जा रही है। तो जो करंट डेंसिटी होगी वो करंट के अलॉन्ग होनी चाहिए हमेशा। तो ये एंगल अगर थीटा है, इस सिचुएशन में जो करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे हम लोग डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू डी ए कॉस थीटा। तो हम लोग डी आई को और अच्छे से लिखा जा सकता है वेक्टर जे डॉट डी ए। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ से अगर हमको आई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको यहाँ पे आई मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा जे डॉट डी ए। तो मीन अगर हमको करंट डेंसिटी पता है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम लोग करंट जेल फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू करंट। दिस फॉर्मूला is used
व्हेन एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू करंट। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इफ करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर हमारे पास करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, एंड एरिया इज नॉर्मल टू करंट, तब क्या होगा? तो हमारे पास जो यहाँ पे ये लिखा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और जे कांस्टेंट है तो जे को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी ए। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगी, क्योंकि जो पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया हमको मिलेगा, तो जे इंटू ए हो गया। यहाँ से जो जे की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आई अपॉन ए। So this formula is used only in the particular situation whenever the current density is constant and area is perpendicular to current. Now what is the unit of current density? Unit of current density, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, ठीक है। और अगर हम लोग उसमें देखें पीजे सिस्टम में तो करंट की जो यूनिट हम लोगों ने देखी थी पीजे सिस्टम में उसको रख देंगे और यहाँ पे हम लोग रख देंगे उसका यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा बायोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई सिस्टम में और ये हो गया सीजीएस सिस्टम में। सपोज कि अगर आपका कोई वायर है, जैसे इसमें कोई वायर है, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर करंट मूव कर रही है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए ले लें हम लोग, ठीक, तो इसको हम लोग ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन में लिखना चाहते हैं, करंट इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, करंट इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर चार्जेस हैं, हम लोग यहाँ पे चार्जेस की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी बात नहीं करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमें ये मतलब नहीं है। हमको बस ये मालूम है कि हाँ एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है और यहाँ से कुछ चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और कितने चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं अगर हम वो देख लें तो हम यहाँ पे एक बता रहे हैं, इसको लिखेंगे कि इन if n charge particle, if n charge particle passing out given surface in unit interval of time, ठीक है। एक यूनिट इंटरवल का मतलब हो गया 1 सेकेंड या 1 मिनट। n चार्ज पार्टिकल हैं जो कि वो जा रहे हैं और जो चार्ज पार्टिकल हैं उसको हम क्यू ले लें, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चार्ज की हम जब बात करेंगे टोटल चार्ज की तो कितने होंगे, n चार्ज पार्टिकल है और जिसके ऊपर n q चार्ज है तो n इंटू क्यू, ये हो गया चार्ज। और जो टाइम की हम बात करेंगे तो ये यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो यूनिट हो गया, यूनिट मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एन क्यू, ये यूनिट टाइम के लिए काम कर रहे थे। अगर यही ये टी इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहे होते, इफ एन चार्ज पार्टिकल, if n charge particle q passing through given surface in time t, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता हमारा एन क्यू अपॉन टी। अब हम लोगों को कहेगा इफ एन पार्टिकल
each having charge q pass per second per unit area. Then the current associated is, अब सोचिए यहाँ पे एरिया ए है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास जो भी चार्जेस निकल के आ रहे हैं, जो भी चार्जेस पास हो रहे हैं, उसमें एन चार्जेस हैं और क्यू एक चार्ज है और यहाँ पे पर यूनिट एरिया और पर यूनिट सेकंड के लिए काम किया गया है। तो हमको सबसे पहले निकालना होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस होल एरिया। जब हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो एन चार्ज जा रहे हैं जिसमें से एन पार्टिकल है, जिसमें हर पार्टिकल का चार्ज क्यू है, ये हो गया। और पर यूनिट एरिया जा रहे हैं, तो अगर टोटल एरिया ए है यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। और जब टाइम की बात करेंगे तो टाइम यहाँ पे फिर से 1 सेकेंड लिया गया क्योंकि ये पर सेकेंड बोला गया है। तो जो करंट का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन क्यू ए अपॉन 1, तो ये हो गया एन क्यू ए। एकदम इसी तरह से सपोज कर लीजिए कि अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो जा रहे हैं वो इस वायर से फ्लो हो रहे हैं और हमको यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम passes n particle per unit volume having charge q, having each charge q and moving with the velocity v, the current through cross section A is। अब आपको यहाँ पे ये बताना होगा अगर हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब चार्ज के लिए काम करेंगे तो चार्ज का मतलब होता है अब एक पार्टिकल का चार्ज। अब इस पूरे वॉल्यूम में कितने चार्ज होंगे ये निकालना पड़ेगा मुझको। तो देखिए 1 सेकंड के लिए हम लोग काम करेंगे फॉर 1 सेकंड, फॉर 1 सेकंड। तो जो वेलोसिटी v है वो लेंथ के लिए काम करेगी। तो जिसका पूरा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम वो आ गया a इंटू वी, ठीक है। अब इस पे कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल्स है, यहाँ पे हो जाएगा n a v, ये चार्ज हो गया। और टाइम हमने पहले ले लिया है 1 सेकेंड, तो करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन ए वी। तो ये एक फॉर्मूला बना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 फॉर्मूले देखे हैं, वो मैं 4 फॉर्मूले देखे, मैं वो चारों फॉर्मूले एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने करंट का देखा है, I इज इक्वल टू एन क्यू, यहाँ पे टाइम को 1 सेकेंड लिया था। तो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है एन क्यू बाई टी, यहाँ पे टाइम को मैंने टी लिया था। फिर तीसरा हमने लिया है I इज इक्वल टू एन ए क्यू, यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइम था वो 1 सेकेंड लेके के काम किया है। और जो तीसरा निकाला है यहाँ पे आया था एन ए वी क्यू, यहाँ पे भी टाइम को हमने 1 सेकेंड लेके के काम किया है। और एक हमारे पास एक फंडामेंटल होता ही है जो हमको पता है, क्यू चार्ज अपॉन टाइम। इन सब का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे इन तीनों सिचुएशन में जो एन है वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज। लेकिन इस वाले सिचुएशन में जो एन है वो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ये है।
तो हम यहाँ तक आज रखते हैं, और आपको जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं।